तो आज से अपन अपना नया टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है वेक्टर। वेक्टर के बाद अपन 3D पढ़ेंगे। अब देखो जो वेक्टर है काफी स्कोरिंग है, वेक्टर और 3D दोनों से जेईई मेन में, जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन यहाँ पे जेईई मेन की बात करते हैं। देखो तो जेईई मेन में श्योर है मिनिमम 2 क्वेश्चन तो ये जो 2 चैप्टर है यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, और हार्डनेस काफी ईजी होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर और 3D दोनों में से। अगर पढ़े हुए नहीं है तभी वो डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आपने वेक्टर भी अच्छे से पढ़ा हुआ है और 3D भी अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो काफी आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। अब देखो वेक्टर का जो बेसिक ज्ञान है आपको फिजिक्स में 11th क्लास में ही मिल जाता है ना। वेक्टर होता क्या है अपने पास फिजिक्स में तो पूरा चैप्टर है वेक्टर पे बेस्ड, आपको काफी कैलकुलेशन भी, क्वेश्चंस भी वहां पे सॉल्व करने को मिलते हैं। पर यहाँ पे अपन उससे भी एक्स्ट्रा लेवल पे जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे वेक्टर को। तो सबसे पहले ये टाइप ऑफ वेक्टर्स की अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि सर ये कहाँ यूज होते हैं। तो देखो इतना कोई ज्यादा यूज नहीं होगा, जो थोड़े बहुत यहाँ पे है, जैसे ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कभी कभी यूज होता है क्वेश्चंस में पोजीशन वेक्टर। तो आपको मतलब क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज होंगे। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये इन सभी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे, बाकी शॉर्ट में ही डिस्कशन करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं जरूर लिख दूंगा आपको, ताकि आप नोट्स बना के लिख लेना। तो देखो सबसे पहले वेक्टर की बात कर लेते हैं कि सर वेक्टर तो बताओ होता क्या है। तो वेक्टर एनी फिजिकल क्वांटिटी विच विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो एकदम जो बेसिक चीजें हैं ना, उनका ध्यान रखोगे ना, तो देखो वेक्टर के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, बहुत ही आसान है। डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड को अपन मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को अपन कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो ये जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना, डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ। तो सपोज करो ये एक स्मॉल ए वेक्टर है, या फिर यही अपनी वेक्टर है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया। तो इसको मैं क्या कैसे लिखूंगा, ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ जा रही है ना, ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये हो जाएगी अपने ए बी वेक्टर, ए बी का मॉडुलस, ये तो क्या हुआ, ये है अपने पास मोड, और ए बी कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी है डायरेक्शन जो भी है। अभी के लिए ऐसे ही वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, मतलब अगर आप ये भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, बट ये देखो ये बना हुआ किससे होता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या होता है सर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो है ना ये है टर्मिनल पॉइंट, है ना, एंडिंग पॉइंट या फिर टर्मिनल ज्यादा यूज करते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया है, वो है टर्मिनल पॉइंट। डायरेक्शन ऐसे जा रही है कि सर अगर डायरेक्शन इधर हो गई तो बी ए वेक्टर हो जाएगा, वो डायरेक्शन जैसे इधर होगी ना वो क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर, है ना। डायरेक्शन चेंज होते ही माइनस आएगा आगे, ऐसा नहीं हो जाएगा कि सर माइनस नहीं आएगा क्या, नहीं, माइनस आएगा आगे। मतलब मैं ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस का बी ए वेक्टर। ठीक है, अगर जैसे मैंने बी ए लिखा ना, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस बाहर आएगा ही आएगा। ये तो बेसिक सी बात हो गई। अभी आगे समझो इसको। तो देखो मैंने ये जो वेक्टर है ना, ये ए बी वेक्टर है एक, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, है ना। तो जो वेक्टर है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। सर ये कैप क्या है, तो ये होती है अपनी यूनिट वेक्टर। इसके बारे में भी डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर ही उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो बेसिक आपको पता चला होगा वेक्टर क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। काफी सारे एग्जांपल हैं आपके पास, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, ये सारे के सारे अपनी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दूसरा क्या हो गया, जैसे यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे देखो पहला पॉइंट क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, 1। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप इसको, जैसे ए कैप लगा के आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आई कैप, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके बारे में श्योर आपने सुना हुआ होगा, आई कैप जे कैप क्या होता है। तो जैसे ये देखो अपने पास ये हुई एक्स एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस और ये हुई जेड एक्सिस। तो एक्स आई कैप क्या होता है,
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसको अपन ने क्या बोल दिया, आई कैप। कि सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो देखो यहां पे ये 1 हुआ, ये हुआ 0, तो 0 से लेके 1, सपोज करो ये अपना ए पॉइंट है, तो ये ओ ए जो है ना, इसका मॉडुलस कितना है, 1 है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इस ओ ए वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, आई कैप बोल सकता हूं। समझ आया क्या है? जैसे सपोज करो कोई वेक्टर जो है ना, यहां से चलते हुए एकदम यहां तक 5 यूनिट डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक ए वेक्टर है। अब जो ए वेक्टर है ना, ये 5, इसका जो मॉडुलस है ना वो कितना है, 5 है। ए वेक्टर जो है इसका मॉडुलस 5 है, तो ये यहां से स्टार्ट होती है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये सपोज करो ये 5वां पार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सारे के सब, सारा मॉडुलस मिलके 5 होता है ना, तो इन 5 में से मैंने 5 पार्ट कर दिए इसको, तो ये देखो ये एक पार्ट है जिसका मॉडुलस कितना है, 1। अब इसकी डायरेक्शन कितनी है, किस साइड है, इसकी डायरेक्शन है अपने इस साइड। ये जो डायरेक्शन है, मैंने सपोज करो ये अपने पास ए वेक्टर है, सपोज जो डायरेक्शन है, तो जैसे ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू ए कैप। अब जो ए कैप शो कर रहा है ना, वो क्या शो कर रहा है, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। कि सर फिर तो मैं ए कैप की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। यस, आप ए कैप की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। अब देखो, अब जैसा मैंने बताया, जो वेक्टर होता है ना, वो उसके मॉडुलस से और उसकी डायरेक्शन से मिलके बना हुआ होता है, यही तो होता है। तो अगर मैं इस ए वेक्टर को फिर से चेंज करूं, तो ए वेक्टर की जगह क्या आएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू ए कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। ये देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये एलएचएस और आरएचएस अपना क्या हो गया, सेम हो गया। तो देखो कहने की बात क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड अपने पास 1 होता है, रिप्रेजेंट अपन कैप से करते हैं। कोई भी वेक्टर हो, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैप लगा के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है ना, वो क्या होती है, आई कैप। आई कैप ही उसकी डायरेक्शन है। ये मतलब आई कैप है क्या, अभी आई कैप है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, समझे। जे कैप क्या होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना, जो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। जेड के कैप क्या होता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। दूसरी बात क्या है, कोई भी जो वेक्टर है वो उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से मिलके बना हुआ होता है। जो डायरेक्शन है उसको आप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही तो होता है ना, जैसे एक्स एक्सिस में आप ऐसे लिखते हो क्या, जैसे यहाँ पे मैंने 5 आई कैप लिखा, मतलब उसका डायरेक्शन 5 क्या है। जैसे मैंने कोई भी अपने पास, जैसे यहाँ पे देखो आर वेक्टर हुआ, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये होता है ना। मतलब इसका मॉडुलस कितना है, 2, और डायरेक्शन कितनी है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। मॉडुलस कितना है, 3, डायरेक्शन कितनी है, जे एक्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। 4 मॉडुलस है और किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। समझे बात, तो वहां पे भी वही लिखा हुआ होता है। अब ये एग्जैक्टली 2 3 4 जो होता है ना, ये प्रोजेक्शन होता है किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। कि सर ये प्रोजेक्शन क्या होता है, तो देखो प्रोजेक्शन को भी अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके ये बड़ा पॉइंट होगा जो प्रोजेक्शन है। अब देखो ये जो चीजें है ना, ये इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती एग्जाम में, बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस वजह से मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, क्योंकि आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी। तो बस अपन वही डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो प्रोजेक्शन के बारे में भी देख लो। जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ठीक है। अब प्रोजेक्शन 2 टाइप का होगा, एक तो प्रोजेक्शन हो गया बेसिक, और एक प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। तो जैसे सपोज करो ये अपने पास एक ए वेक्टर इधर जा रहा है ना, और ये जो है ना ये बी वेक्टर है, ये इधर जो जा रहा है ना ये बी वेक्टर है। बट अगर ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक की मैं डिस्टेंस देखूंगा, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। बी वेक्टर का मैंने क्या लिया, मॉडुलस। तो यहाँ पे बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन है ना, सपोज करो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये जो अपन ने इसको इधर से इधर गिरा दिया ना, यही क्या होगा, इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ होगी। समझ आया कि सर ये ऐसी चीज अपन ने कहीं पे पहले भी की थी। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाली थी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाला था ना, वो भी तो अपन ने क्या किया था, टेंजेंट का प्रोजेक्शन निकाल के ही निकाला था। जो नॉर्मल था उसका प्रोजेक्शन निकाल के ही सब नॉर्मल की लेंथ निकाली थी। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
तो सपोज करो ये यहां से लेके यहां तक की जो कितनी हो जाएगी, देखो b मॉडुलस cos थीटा, यही तो होगा b वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा, है ना। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। समझे क्या करना है, इसको इधर से इधर गिराना है आपको, बस। कितना हो गया, b वेक्टर cos थीटा, ये हुआ। अब प्रोजेक्शन वेक्टर की अगर आप बात करेंगे ना, तो देखो ये तो अभी प्रोजेक्शन निकला है, प्रोजेक्शन वेक्टर। अभी ये आगे डिटेल में फॉर्मूलाज भी आएंगे, ये सब पढ़ेंगे अपन और आगे डीप में। जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा ना वो कितना हो जाएगा, b वेक्टर मॉडुलस cos थीटा। अब जो प्रोजेक्शन वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन तो उसकी किसकी तरफ है, a वेक्टर की डायरेक्शन में। अब a वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो करता है, कैप लगा के तो शो करते हो ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a कैप आ जाएगा। ये है अपने पास प्रोजेक्शन वेक्टर। वेक्टर होना जरूरी है, जब डायरेक्शन है तभी तो वेक्टर होगा। अगर नॉर्मल मैग्नीट्यूड है तो उसको अपन थोड़ा ना वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये वेक्टर नहीं है, बट यहाँ पे ये वेक्टर है। तो समझ आया, देखो मतलब a वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो a कैप अपन बोल सकते हैं। सिमिलरली जैसे x एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, i कैप आप बोलते हो, y एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, j कैप अपन बोलते हैं। ये स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि सर i कैप j कैप किसने निकाला, तो ये स्टैंडर्डाइज कर दिया है। जैसे मैथ्स का नाम भी मैथ्स किसी ने रखा है ना, तो उस टाइप से है ना, x एक्सिस की डायरेक्शन को अपन ने क्या बोल दिया है, i कैप बोल दिया। अब उसके ऊपर सोचने मत लग जाना कि i कैप को चेंज करके कुछ और कर देते, नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये पूरे वर्ल्ड में लोग सेम पढ़ते हैं, ताकि क्या है, मतलब दूसरे देश वाले कुछ और नहीं बोले और अपन कुछ और नहीं बोले, ये वाली बात होती है। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं यूनिट वेक्टर में। तो पहला क्या है, एक प्लेन के मैक्सिमम 2 परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। प्लेन हैव मैक्सिमम 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, और जो एक लाइन है हैव मैक्सिमम इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना। जो लाइन है ना उस पे इनफाइनाइट आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो। कि सर प्लेन वाला समझ में नहीं आया, तो देखो जैसे ये जो बोर्ड है अपना व्हाइट बोर्ड, ये एक प्लेन ही तो है। सपोज करो ये जो है अपने पास, ये x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है, आपने सपोज कर लिया। अब ये जो x एक्सिस, ये जो पूरा प्लेन है, इसके मैंने एक इस साइड मैंने इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये निकाला, है ना। तो ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर हुआ। कि सर यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, नहीं, अपन ने इस वेक्टर को ही उठा के इधर शिफ्ट किया है, इसको ही उठा के इधर शिफ्ट किया है। तो ये जो कैमरे की तरफ आपकी तरफ जा रहा है ना, ये एक वेक्टर है इसका पहला। कि सर पहला तो समझ आ गया, दूसरा कौन सा होगा, इसी को पेन को बोर्ड के उस साइड निकाल दो, तो वो दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। एग्जैक्टली तो सेम ही है, बट डायरेक्शन अलग है ना, इसकी डायरेक्शन इधर है और उसकी डायरेक्शन क्या है, उस साइड है, तो वो दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। समझ आया 2 कौन से होते हैं। कि सर अपन तो बहुत सारे बना सकते हैं ना यहाँ पे, तो बहुत सारे वेक्टर अलग अलग नहीं होंगे, वो सारे के सारे सेम वेक्टर होंगे। आप एक ही वेक्टर को इधर उधर शिफ्ट कर रहे होंगे। ये बात क्लियर हुई होगी। जो लाइन है, अब जैसे एक लाइन हुई, तो लाइन पे आप इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं, ये सही है। जैसे कि ये लाइन हुई, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया। जैसे सपोज करो ना, ये लाइन है, ये लाइन जा रही है प्लेन में, तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर, एक ये अलग होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ये एक अलग होगा, इधर से अलग होगा, इधर से अलग होगा, इधर से अलग होगा। तो एक लाइन के ऊपर आप इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स डाल सकते हो, बाकी प्लेन के ऊपर हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, सॉरी 2 ही होंगे। तो ये बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है, फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर। अब फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर में सीधी सा डिफरेंस क्या है, जिस वेक्टर को आप उठा के इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो ना, और वो उसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो चेंज ना हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर को आप उठा के इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये जो अपन ने बोला ना परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये क्या था, फ्री वेक्टर था। लोकलाइज्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखो बेसिक एग्जांपल अपन क्या समझेंगे, जैसे वेलोसिटी जो है अपनी, वेलोसिटी क्या होती है, एक फ्री वेक्टर होती है ना। जैसे आप ये जो एक रोड है, इस रोड पे आप अपनी गाड़ी भगा रहे हो इधर इस डायरेक्शन में, है ना, कितने 60 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन, पर आवर की स्पीड से, है ना। अब आप इस रोड से चेंज किया और आप दूसरी रोड पे आ गए, आपकी गाड़ी जो है दूसरी रोड पे आ गई, तो इधर भी तो 60 किलोमीटर पर आवर,
तो ये उठा के आप इधर रख दो तो कुछ चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे ना, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है। पर सपोज करो ये एक ब्लॉक है और आप यहाँ पे इसको धक्का मार रहे हो, है ना, ये आप यहाँ पे इसको धक्का मार रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना। अब आप उठ के आप यहाँ पे आ गए तो ब्लॉक रहा कि आप फोर्स आप लगा पाओगे कि उस ब्लॉक के ऊपर? नहीं लगा पाओगे ना। आपने फोर्स जो है ना, है वो भी वेक्टर क्वांटिटी। अब जो फोर्स है अपने आपने वो क्या किया, वो देखो वो लगाया, पर अब क्या हो गया, ब्लॉक ही नहीं है आपके पास, तो आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, वहां पे आपको फिक्स रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा। देखो इतना ज़्यादा डीप में यूज़ नहीं होगा, बाकी फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फ्री का मतलब ये समझ लेना, इसको उठा के आप इधर रख दो तो चेंज नहीं होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? फ्री। लोकलाइज्ड में क्या होगा, आप शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगी। पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन अपन क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये अपने पास ए बी वेक्टर हो गया, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर है, ऐसा ए बी वेक्टर। अब ये ए के कोऑर्डिनेट सपोज करो 3 2 1 है, बी के कोऑर्डिनेट सपोज करो 1 2 3 है, ये है। तो यहां पे आप ए बी वेक्टर निकालने के लिए करोगे क्या? ए बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आप इस टाइप से निकालोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कि सर अभी स्मॉल बी वेक्टर क्या होगी? तो देखो स्मॉल बी वेक्टर होगा, ये जो बी पॉइंट है ना, इसका ओरिजिन से क्या लोकेशन है, तो ओरिजिन से जो पोजीशन है ना इसकी, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल बी वेक्टर। इस पॉइंट की ओरिजिन से जो पोजीशन है उसको अपन ने क्या बोल दिया? स्मॉल ए वेक्टर। समझ आया क्या हुआ है यहाँ पे, है ना? तो अभी देखो बी वेक्टर, अब हमेशा अपन क्या करते थे, देखो यहाँ पे क्या करते थे, अब ये बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? बी वेक्टर की वैल्यू होगी 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। सिमिलरली जो ए वेक्टर है वो कितना होगा? 3i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, यही होगा। अब ए बी वेक्टर तो आप ऐसे ही तो निकालते हो ना, b माइनस ए, तो आप सीधा ही पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते थे ए बी वेक्टर निकालने के लिए। 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2, आई के पाएगा फिर 0, जे के पाएगा फिर 3 माइनस 1 2 के पाएगा, ऐसे तो निकालते थे आप। तो आई होप आपको समझ आया है। मतलब किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए पहले उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो सर पोजीशन वेक्टर समझ आ गया कि अब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा क्या? क्यों नहीं होगा? सपोज करो अभी तो अपन एक वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर अपन यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये एक ए हो गया 1 1 1, या फिर एक पॉइंट की अपन बात करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये ओनली इस पॉइंट की बात करता है। अभी ये पॉइंट क्या है? पॉइंट हो गया 3 2 1 1, ले लो कुछ भी। तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? वो भी आप निकालोगे, ए वेक्टर, वो कितना हो गया? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये पॉइंट का भी निकालोगे, कोई वेक्टर होगा उसका भी निकालेंगे अपन। समझ आया बेसिक क्या होता है पोजीशन वेक्टर? वेक्टर के लिए भी होगा, एक पॉइंट वेक्टर जो है उसके लिए भी पॉसिबल होगा, नॉर्मल पॉइंट के लिए भी। कि सर ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं? नहीं, ये भी कंपलसरी नहीं है। अब पोजीशन जो है ना, आप किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक वेक्टर की पोजीशन वेक्टर्स बताओ या पोजीशन बताओ विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेक्टर। अब दूसरा वेक्टर जो है ना वो कुछ और दे दिया उसने, तो फिर वहां पे ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो जो पॉइंट दिया है ना अपना अपन को, उससे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो जैसे सपोज करो ओरिजिन को ही मैंने शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को मैंने कहां पे शिफ्ट कर दिया? 1 2 3 पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अब ये ए वेक्टर है और ये बी, मतलब टोटल ए बी वेक्टर हो गया, ये इधर जा रहा है, ये हो गया अपने पास 1 1 1, ये हो गया अपने पास 2 2 2, है ना? वैसे 2 2 2 ऊपर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये समझ आया होगा आपको। अब देखो, अब अपन ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस। अभी ओरिजिन नहीं है, अभी पॉइंट चेंज हो गया ओरिजिन से 1 2 3, मतलब ये भी तो एक वेक्टर ही है ना। तो जो पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर का आप मतलब समझ रहे होंगे, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब मोस्टली ऑफ द केसेस में क्या आएगा? ओरिजिन ही आएगा, मतलब 99% केसेस में ओरिजिन ही आएगा। बाकी कभी कभी स्पेशल केस बन गया तो आप समझ सकते हो कि हाँ पोजीशन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी मैं निकाल सकता हूँ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन निकालनी है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में।
अभी जैसे यहाँ पे बी वेक्टर निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 2 - 1। जैसे वहां पे क्या हुआ था, वहां पे 2 - 0 3 - 0 ऐसा हुआ था, तो कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था। पर यहाँ पे 0 0 नहीं है ना, यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 आ गया, तो कितना होगा 2 - 1 1 i कैप प्लस 2 - 2 0 j कैप 2 - 3 माइनस का k कैप। तो ये b वेक्टर की वैल्यू होगी। ऐसे ही आप a वेक्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर का बेसिक मीनिंग आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्या है अपने पास कोलिनियर वेक्टर। अब जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं ना, देखो नाम से पता चल रहा है एक ही लाइन में होने वाले हैं। मतलब जैसे सपोज करो ये A है और ये B है और ये C है, तो यहाँ पे जो AC एंड BC आर कोलिनियर, तो एक ही तो लाइन में है। जैसे AC ये है फिर BC इसी का पार्ट है, तो एक कोलिनियर वेक्टर हो गए। बस सिंपल सी बात है। कोलिनियर वेक्टर में ये ध्यान रखना, इफ AC एंड BC आर कोलिनियर देन AC वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा BC वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में भी ऐसा केस होगा और कोलिनियर में भी ऐसा केस होता है, क्योंकि देखो पैरेलल तो हो गई सही ना, अगर वो एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है तो पैरेलल तो होंगे ही सही, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये पहला पॉइंट आपको समझ आया है। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जो कोलिनियर वेक्टर होंगे वो हमेशा एक ही प्लेन में सिचुएटेड होते हैं। ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स आर इन अ प्लेन, आर ऑलवेज इन अ प्लेन, है ना, हमेशा एक प्लेन में ही होंगे। वो जो दो कोलिनियर वेक्टर हैं या तीन कोलिनियर वेक्टर हैं, ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। समझ आया है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। कभी कभी आ जाता है लैम्डा की वैल्यू बताओ, दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। अब जो को इनिशियल वेक्टर है ना, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे ये यहां से एक इधर गया बी की तरफ, एक इधर गया सी की तरफ, ये ए पॉइंट है अपना, तो ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। दो को इनिशियल वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे हमेशा। जैसे ये जो है ना, ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। टू इनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन। एक प्लेन का मतलब आप समझ गए होंगे ना, प्लेन का मतलब क्या है। जैसे ये अपने पास जो बोर्ड है ना, इसको एक आप 2D प्लेन समझ लो। 3D प्लेन के बारे में अपन बाद में देखेंगे। जैसे ये एक प्लेन हुआ, तो प्लेन का मतलब यही है, 2D में ही होगा प्लेन, 3D में भी होगा, शिफ्ट होगा, 3D में भी बात करेंगे अपन। जैसे ये जो रूम है ना, रूम की सारी दीवारें एक एक प्लेन होती है। इधर वाली दीवार एक प्लेन होगी, इधर वाली दीवार भी एक प्लेन है, पीछे वाली दीवार भी एक प्लेन है। अभी ये अपन रूम की बात कर रहे हैं ना, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, 3D में आ गए अपन। बाकी ओनली बोर्ड की तरफ आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये जो प्लेन है ना, ये अपना 2D वाला प्लेन हो गया। तो अपन थे टू कोइनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन। बाकी तीन कोइनिशियल वेक्टर्स होगी या तीन से ज्यादा कोइनिशियल वेक्टर्स होगी ना, तो कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही प्लेन में होगी। जैसे सपोज करो तीसरी वेक्टर मैंने इधर निकाल दिया आपकी तरफ, तो ए बी तो एक ही प्लेन में है, ए सी भी एक ही प्लेन में है। बाकी जो ए डी है ना, उसका प्लेन कौन सा हो गया, उसका प्लेन ये वाला हो जाएगा अपना, ये वाला जो है। तो तीन कोइनिशियल वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये पॉइंट बना के लिख लेना, मैंने बोल दिया है टू कोइनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ प्लेन बट थ्री कोइनिशियल वेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज इन अ प्लेन। इट इज नॉट कंपलसरी कि हमेशा वो एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के बारे में पता है। जैसे ये ए बी वेक्टर हुआ और ये सी डी वेक्टर हुआ, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जैसे सपोज करो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, हम पैरेलल का मतलब आप समझते ही हो ना क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी वेक्टर बोला, अब जो ए बी का मॉडुलस है ना, सपोज करो ये 3 है, ये क्या है, ये 4 है, तो इसका मॉडुलस कितना है, इसका मॉडुलस है 3। अब सपोज करो जो डायरेक्शन है ना, वो किसकी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब सिमिलरली जो सी डी है ना, उसका मॉडुलस सपोज करो 4 है और उसकी भी डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो ये दोनों भी तो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स ही तो होंगे।
पैरेलल का मतलब आई होप आप लोग समझते हो पहले से, मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, अब पैरेलल वेक्टर्स में भी ये रिलेशन होगा, देखो सेम टू सेम लिख लेना, AC एंड BC आर पैरेलल वेक्टर्स देन AC इक्वल्स टू लैम्डा BC। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल वेक्टर्स में, और जो अपना कोलिनियर वेक्टर्स में था उसका ये जो रिलेशन है ना, ये काफी टाइम यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो पैरेलल वेक्टर्स में भी ध्यान रखना, आप ये वाला रिलेशन अप्लाई कर सकते हो। कोलिनियर वेक्टर में भी ध्यान रखना, आप ये दो कोलिनियर वेक्टर या दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए आप ऐसा रिलेशन अप्लाई कर सकते हो। एक बात और आती है लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन दोनों सेम है, जैसे ये मैंने ये बनाया तो ये लाइक पैरेलल है, बाकी एक की डायरेक्शन इधर होती और एक की डायरेक्शन इधर होती ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अनलाइक पैरेलल। जैसे ये तो क्या है अपने पास, ये है लाइक पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसको अपन लाइक पैरेलल बोलेंगे, और ये है अनलाइक पैरेलल। ठीक है, तो ये बेसिक था अपने वेक्टर्स के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज डायरेक्शन कोसाइन को अच्छे से समझते हैं अपन। तो अभी आगे बात हो रही है डायरेक्शन कोसाइन पे। अब देखो जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, जो डायरेक्शन कोसाइन है अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो वेक्टर में भी यूज होगा और इंपॉर्टेंट बात क्या है 3D में भी यूज होगा, और सेम टू सेम है, कुछ नई बात नहीं है। जो डायरेक्शन कोसाइन और जो डायरेक्शन रेशो है दोनों अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये इसका। तो देखो डायरेक्शन, सबसे पहले तो आप ये देखो, जैसे कोई भी एक वेक्टर हो गई आर वेक्टर है ना, दूसरा वाला आर लेते हैं, आर वेक्टर ये ले लो, इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यही तो होता है, एक्स वाई जेड तीनों की डायरेक्शन में अपन बात करेंगे। अब ये एक्स होता क्या है, जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया था, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली ये जो y है, ये y क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस y एक्सिस, और ये किस पे हो जाएगा, z एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन z एक्सिस। तो ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि पहले ये क्या है। अब जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात क्या, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, वो होते क्या है, डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल भी बोलते हैं। डायरेक्शन एंगल्स किसके साथ सर, कौन से एंगल्स बनाएंगे, जैसे ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सिमिलरली जो प्रोजेक्शन है ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये अपने पास, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक आर वेक्टर हुई, अब जो आर वेक्टर है ना, देखो मैं उसको शो यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे शो करूंगा ये आर वेक्टर को, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तभी तो एक्स आई कैप वाई की जेड कैप जेड के कैप लिखेंगे। पर ये जो आर वेक्टर है थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, मतलब ये यहाँ पे है, ये 3D में निकली हुई होगी बाहर, तभी तो z के पास जाएगी। अगर यहाँ पे ऐसे की उसी हुई तो z की जरूरत ही क्या है। तो पहले तो ये बात दिमाग में क्लियर कर लेना। अब देखो ये जो आर वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया ना, इसको क्या बोला अपन ने, अल्फा। ये जो आर वेक्टर है इसने वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको अपन ने क्या बोला, बीटा। ये जो आर वेक्टर है इसने जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको अपन ने क्या बोला, गामा। अल्फा बीटा गामा। अब जैसा मैंने आपको शो किया था प्रोजेक्शन वेक्टर में, ये जो वेक्टर है ना इसको मैं इधर गिराऊंगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये तो बोला था। तो ये देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर का मॉडुलस, आर मॉडुलस कॉस अल्फा, ये तो होगी। सिमिलरली आर को अगर वाई के एक्सिस के ऊपर गिराओगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, आर का मॉडुलस इनटू कॉस बीटा, और इसमें क्या आएगा, कॉस गामा आएगा। समझ आई बात क्या हुआ। तो ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, ये जो अल्फा बीटा गामा है एग्जैक्टली यही जो
कोसाइन, देखो डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स मतलब जो कोसाइन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, जो प्रोजेक्शन एंगल है ना अपने, उनका कोसाइन को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं या फिर डायरेक्शन एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, कोसाइन को कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की बात हो रही है। जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और जो कॉस गामा है ना, यही क्या है, यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है, यही क्या होते हैं अपने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। कि सर इसका दूसरा नाम क्या है, तो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा है कोई भी वेक्टर हुई उसके प्रोजेक्शन एंगल्स क्या है ना। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन अल्फा प्रोजेक्शन एंगल, बीटा क्या है, वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन एंगल, गामा क्या है, जेड एक्सिस वाला प्रोजेक्शन एंगल। उसके कोसाइन को भी अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशो ही बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ही बोलेंगे। सॉरी, डायरेक्शन रेशो तो इसके बाद आएगा। समझ आया क्या हुआ? तो डायरेक्शन कोसाइन भी एक ही बात है, डायरेक्शन एंगल भी एक ही बात है, या फिर कोसाइन ऑफ प्रोजेक्शन एंगल्स वो भी एक ही बात है। ठीक है, अब ये जो x है ना, x क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ r वेक्टर ऑन x एक्सिस। अब उसकी वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं, तो निकाल लो। तो देखो r वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r वेक्टर का मॉडुलस cos अल्फा i कैप है ना। x की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि यही तो था, उसका प्रोजेक्शन कितना निकाल रहा है वो। सिमिलरली r वेक्टर मॉडुलस cos बीटा j कैप हो जाएगा, और सिमिलरली r वेक्टर मॉडुलस cos गामा k कैप। ये हुआ r वेक्टर कॉमन आके उधर जा रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू cos अल्फा i कैप, cos बीटा j कैप, cos गामा k कैप। ये हुआ। अब ये है क्या, इसको ही तो अपन क्या बोलते हैं, i कैप बोलते हैं ना, यूनिट वेक्टर। वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसको मैंने क्या बोल दिया अभी, r कैप। r कैप की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। बस ये जो अल्फा cos बीटा cos गामा है ना, इसी को अपन ने क्या बोल दिया, डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया। ठीक है, पर ये प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो दोनों तरफ अगर आप मॉडुलस ले लोगे, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, मोड ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, उसका मॉडुलस कितना होगा 1। यहाँ पे इसका मॉडुलस कितना होगा, रूट के अंदर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, यही होगा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। दोनों तरफ मॉडुलस लिया मैंने, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना हो जाता है, 1। समझ आया आपको क्या हुई बात? तो ये तो रिजल्ट निकला है यहाँ से, बाकी यहाँ तक की बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी कैलकुलेशंस को और इजी करने के लिए क्या बोला, बुक्स वालों ने बोल दिया कि जो cos अल्फा है वो L कहलाएगा, cos बीटा है जो वो M कहलाएगा, और जो cos गामा है वो LM वो N कहलाएगा। तो अभी R वेक्टर क्या हो गया, R कैप क्या हो गया, L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप, ये हो जाएगा। तो L M N क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इसके डायरेक्शन कोसाइन, L M N R डायरेक्शन कोसाइन है ना। DCS का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। DRS का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशोस। तो LMN हुआ पहली बात तो ये। अब LMN है क्या, L क्या है cos अल्फा, M क्या है cos बीटा, N क्या है cos गामा। कहां से आया, पूरा कहानी आपको पता चल गई है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या हुआ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तो दूसरा पॉइंट पता चल गया अपन को। और भी रिजल्ट निकल के आते हैं, वो भी रिजल्ट अपन आगे देखेंगे। जो मेन है ना, ये अपना 3D में ज़्यादा यूज होगा, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी आपको, ये हुआ। अब जो अपना डायरेक्शन कोसाइन है ना, जो डायरेक्शन कोसाइन है वो यूनिक होता है ना। ये बात क्लियर हुई, ये बात अपन को समझ आ गई। अब जो दूसरी बात अपन कर रहे हैं ना, दूसरी बात अपन कर रहे हैं डायरेक्शन रेशोस की। वैसे ये मेरे को आपको 3D में भी मैं पढ़ा देता ना तो भी चलता, बाकी 3D में रिवाइज कर लेंगे, वेक्टर में अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं इनको। डायरेक्शन रेशो। अब देखो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, इसमें पहला पॉइंट तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो यूनिक होते हैं।
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर आर यूनिक। वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। एक वेक्टर के लिए एक ही डायरेक्शन कोसाइन होंगे, मतलब एल एम एन की वैल्यू सिंगल सिंगल होगी। पर दूसरा पॉइंट क्या है? जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं डी आर एस आर इनफाइनाइट फॉर एनी वेक्टर। जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो किसी भी वेक्टर के लिए इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकते हैं। कि सर समझ नहीं है ये बात, तो ये बात आपको अच्छे से अब समझ आएगी, क्योंकि देखो डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं मतलब डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर, एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी। तो ये जो ए बी सी है ना यहाँ पे, मतलब मैंने कोई भी प्रोपोर्शनल में नंबर ले लिया, इसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज, DRS, है ना। तो डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो एनी प्रोपोर्शनल नंबर टू डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो सर ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू एल के प्रोपोर्शनल में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू के एल, सिमिलरली B इक्वल्स टू के एम और C इक्वल्स टू के एन, है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि K की वैल्यू चेंज होती जाएगी, A B और C की वैल्यू भी इनफाइनाइट आती भी जाएगी। ठीक है सर, ये समझ आया मैं अपन को बात। पर अपन ने डायरेक्शन रेशियोज यूज क्यों किए? डायरेक्शन रेशियोज आया कैसे दुनिया में? तो देखो डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आया है दुनिया में, है ना। ये बात आपको यहाँ तक की क्लियर हुई ना, तो अब इसके बाद ये समझ लो कि डायरेक्शन रेशियोज यूज क्यों करते हैं अपन। क्योंकि देखो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन जो है ना वो यूनिक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? यूनिक है। अब डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होते हैं अपने पास? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब जो कॉस अल्फा की वैल्यू होती है या जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सभी को पता है, सभी जानते हैं इसको। -1 से 1 के बीच में कॉस थीटा वेरी करता है। अब -1 से 1 के बीच में सोचो आप, किसी के साथ आपको कैलकुलेशन करनी है तो ये क्या बना देते हैं? ये जो वैल्यूज है ना, ये क्या करती हैं एग्जैक्टली? कैलकुलेशन को हार्ड बना देती है। सपोज करो 0.05 वैल्यू है, 0.0005 वैल्यूज है, या फिर 0.75 वैल्यू है। अगर ऐसी कोई वैल्यू आपको कैलकुलेशन में यूज करनी पड़ी तो ऑब्वियसली वो आपका टाइम इंक्रीज ही करेगी। अब के सर इसके बीच में तो जीरो भी आ रहा है, तो हर बार तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती नहीं है। बाकी तो वैल्यू देखो क्या क्या वैल्यू होती है, 2/√3, √3/2, 1/2, 1/√2 वैल्यू। तो ऐसी वैल्यूज जो है ना, उनसे डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है। तो अपने आप क्या पर लग गया आपको? कैलकुलेशन हार्ड है। जब कैलकुलेशन हार्ड होगी ना तो अपन एल एम एन यूज नहीं करेंगे। देखो समझ आया? अभी अपन जो एल एम और जो एन है उसको यूज नहीं करते। अब अपन क्या यूज करेंगे? उसका प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो यह जो एल था, ये -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू थी, तभी तो वो क्या थी? यूनिक थी। पर सपोज करो अपने पास वैल्यू जो आ गई ना, वो आ गई अपने पास 1/2, पर 1/2 कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैंने क्या किया? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी मैं क्या यूज करूंगा? 2। अब 2 से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया है क्या हुआ। जैसे सपोज करो वैल्यू जो थी ना 1/6 थी, और 1/6 ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, मैंने इसको क्या किया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं 1 वैल्यू यूज करूंगा, वो इजी होगी। तो वहां से निकल के आए हैं अपने पास डायरेक्शन रेशियोज। अभी भी पढ़ना है और 3D में भी पढ़ना ही है, तो मैंने वेक्टर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि देखो बेसिक अगर आप समझ लोगे ना, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 चीजें और क्लियर होती है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप कैसे लिखा, आई कैप जे कैप के कैप एग्जैक्टली है क्या। इस वजह से मैंने ये आपको डिटेल में समझा दिया है। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इन पे बेस्ड एबीसी और एलएमएन पे बेस्ड काफी रिजल्ट होते हैं, वो अपन जो 3D है वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर अभी देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, वो अपन ने यहाँ पे सिंगल वेक्टर के लिए सीखा है, तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन रेशियोज में भी आपको पता चल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन की ही अपन वापस से बात करते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर की बात हो गई तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे तो सिंगल वेक्टर है, बट सपोज करो अब दुनिया वालों ने आपको क्या दे दिया? ये है अपने पास एक्स एक्सिस
सपोज करो दुनिया वालों ने अब आपको क्या दे दिया, अभी ए बी वेक्टर दे दिया है, ए बी x2 y2 z2, ए क्या है x1 y1 z1। तो ये पहले इसका क्या निकलेगा पोजीशन वेक्टर, इसका भी क्या निकलेगा पोजीशन वेक्टर, कितना हो जाएगा ए वेक्टर। अब ए बी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, ए बी वेक्टर को मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, मैं ऐसे तो लिखूंगा। समझ आया आपको बात। अब देखो अगर यहाँ पे तो आसान था, पर वो जो चीज चाहिए थी वही मैंने रब कर दी है वहां पे, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे देखो इसके मॉडुलस से इसको डिवाइड कर दिया, मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, तो ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉडुलस, तो वहां पे मॉडुलस होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर। तो मैं लिख रहा हूं उसको x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, यही होगा अपॉन रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा मॉडुलस में। अब देखो अब मैं स्टेप्स खा रहा हूं, मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए बी कैप वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस क्या होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आपको ऐसा सोचना है, ठीक है, कैसा सोचना है कि इसके नीचे भी ये है, मतलब एलसीएम अलग अलग कर दिया मैंने, इसके नीचे भी ये वाला पार्ट है, इसके नीचे भी ये वाला पार्ट है और इसके नीचे भी ये वाला पार्ट है। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, मतलब ए बी कैप इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप अपॉन रूट ओवर सिग्मा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिग्मा का मतलब क्या है, x2 माइनस x1 के बाद y2 माइनस y1 आएगा, फिर z2 माइनस z1 आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन वही सेम टू सेम रूट ओवर सिग्मा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के कैप अपॉन सिग्मा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसा सोचना है, इसको अपन को ऐसा सोचना है, अभी अभी देखा था ना आर कैप इक्वल्स टू क्या निकल के आया था, आर कैप इक्वल्स टू निकल के आया था अपने पास कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ठीक है। तो अगर कोई भी, अब ये तो समझ आया था। अब मैंने अगर यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या था, कॉस साइन सॉरी डायरेक्शन कोसाइन था, तो अभी यहाँ पे ये क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी अभी यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन रूट ओवर सिग्मा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया है मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मतलब जो अपन ने पहले समझा था ना वो तो समझने के लिए आसान होता है, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो ये पूछे जाते हैं कि सर हाँ ये सब, अब जब पहले वाला आपको अच्छे से समझ आया होगा ना तो इसमें कुछ नहीं हुआ, देखो इसमें बस दो वेक्टर आगे और कुछ नहीं हुआ, x2 माइनस x1, और जो वहाँ पे x y z अपन ने यूज किया था यहाँ पे x2 माइनस x1 यूज करेंगे, y2 माइनस y1 यूज करेंगे, z2 माइनस z1 यूज करेंगे। समझ आया बात। तो यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल देता वो, तो क्या निकलेगी, ये निकलेगी cos अल्फा, सिमिलरली ये क्या होगा cos बीटा और ये क्या होगा cos गामा, क्योंकि अपन ने जिसमें चेंज करना था उसमें चेंज कर लिया। अब बुक्स में आपको क्या मिलता है, बुक्स में आपको सीधा ये फॉर्मूला मिल जाता है लिखा हुआ। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया है कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है ना, उल्टा घूमते जाओ तो अपने आप आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रेशियोज और जो डायरेक्शन कोसाइन है ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखो जो डायरेक्शन रेशियोज और जो डायरेक्शन कोसाइन है ना वो वेक्टर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मैक्सिमम जो है ना वो अपने 3D में ही यूज़ होंगे, और अपन भी इसको 3D में फिर से डीप में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और जो इनके रिजल्ट है वो भी अपन अच्छे से लिखेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप अपन ने आज जो बेसिक वेक्टर्स पढ़े हैं और जो डायरेक्शन कोसाइन और जो डायरेक्शन रेशियोज पढ़े हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वेक्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।